हाय स्टूडेंट्स, मैं राज सैनी प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज अपन कंप्यूटर का दूसरा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली एग्जाम में दो तीन क्वेश्चंस उठकर आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से श्योर, चाहे वो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, रीट और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपना है और बहुत ही अच्छी तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, यानी कि आज तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बने हैं उनको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। यानी कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं। 4 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी आज भी एक प्रोसेसिंग अवस्था में है। यानी कि मैंने कल आपको बताया था पहली क्लास में कि कंप्यूटर आज भी एक पूर्णतः विकसित अवस्था में न होकर एक विकासशील अवस्था में, और वो है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। यानी आज भी कंप्यूटर के ऊपर खोज विकास क्रियाएं चल रही हैं और एक नए कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। तो वो होगी अपनी 5वीं पीढ़ी जो अभी प्रोसेसिंग अवस्था में है। तो अपन आज पढ़ते हैं कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जो मोस्टली बनते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आते आए हुए हैं। प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर में एक मेन डिवाइस, मुख्य तत्व के रूप में यूज में लिया जाता था, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको पूछ सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य डिवाइस कौन सी थी, सेकेंड पीढ़ी में कौन सी थी, थर्ड पीढ़ी में कौन सी थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है, आपको पूछ सकते हैं कि डेट, यानी कि प्रत्येक पीढ़ी की अलग अलग एक अवधि की होती है। तो प्रथम पीढ़ी की क्या अवधि है, सेकंड पीढ़ी की क्या अवधि है, थर्ड पीढ़ी की क्या अवधि है, ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से अपन कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पूछ सकते हैं कि इस जनरेशन में मेमोरी के रूप में कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता था, या फिर लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस अपन यहाँ पे आज इनका साथ साथ में सोल्व भी करते जाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले अपन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी प्रथम पीढ़ी के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट जनरेशन जिसकी अवधि थी 1942 से लेकर 1955 तक, यानी कि 1942 से लेकर 1955 तक की अवधि में बने कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी में रखा गया था। ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये आकार में बहुत बड़े होते थे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में या मुख्य डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो कि रीट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट की एग्जाम में पूछा गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, वहां पे ऑप्शन में वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन नहीं था, वहां पे ऑप्शन में था निर्वात ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब को ही निर्वात ट्यूब के नाम से भी जाना जाता, ध्यान में रखना, वैक्यूम ट्यूब को ही निर्वात ट्यूब भी कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब दिखाई में ऐसी दिखती थी, ये वैक्यूम ट्यूब है, इसका यूज किया जाता था, जो कि कांच की बनी हुई थी, वायुरोधी होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब थी, ये आकार में बहुत बड़ी होती थी। वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत बड़ी होती थी और एक कंप्यूटर में बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ऐसी बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, यानी कि डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा के रूप में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, जिसको बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, जिसमें केवल 2 ही अंक आते हैं और वो आते हैं 0 और 1। यानी बाइनरी भाषा या मशीनी लैंग्वेज का यूज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर, यानी इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर का नाम है ENIAC और EDVAC।
NE1 और एडवेक। ये क्वेश्चन उठ के आया था हाल ही में, थोड़े दिन पहले जो एग्जाम लाइब्रेरियन की लगी थी उसमें ही उठ कर आया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका उत्तर दे रखा था ऑप्शन में NE1। ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज में ली जाती थी उसका आविष्कार 1849 से लेकर 1945 के बीच हुआ और किसने किया? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, यानी जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से ये अपनी प्रथम पीढ़ी है कंप्यूटर की जहां से क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं। एक बार दोबारा से देखना, मुख्य डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज, और इसमें मुख्य कंप्यूटर हैं NE1 और एडवेक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था जिसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1849 से 1945 के बीच किया था, और इस जनरेशन की अवधि है वो है 1942 से 1955। क्लियर। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी कंप्यूटर की अगली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। तो देखो ये आती है कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन जिसकी अवधि है वो 1955 से 1965 के बीच मानी जाती है। यानी कि 1955 से लेकर 1965 के बीच जितने भी कंप्यूटर बने थे उनको सेकंड जनरेशन में रखा गया था, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में मुख्य तत्व के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। यानी कि वैक्यूम ट्यूब को हटाकर इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब को क्यों हटाया गया इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब थी ये आकार में बहुत बड़ी होती थी, जिससे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, और वैक्यूम ट्यूब की दूसरी मुख्य समस्या थी कि वो गर्म होकर जल जाया करती थी। इसलिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर किसका प्रयोग किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले व जॉन बर्डिन नामक वैज्ञानिकों ने सन 1948 में किया था। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, विलियम शोकले व जॉन बर्डिन नामक वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1948 में। आपको मैं दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर है वो इस प्रकार से मतलब इस प्रकार का होता है। तो इसका यूज सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण इन कंप्यूटर्स का आकार कुछ हद तक छोटा हुआ था और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी तेज हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी लेकिन कुछ हद तक उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पे भी इफेक्ट हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था, यानी कि मैग्नेटिक ड्रम को हटाकर यहाँ पे मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा के रूप में असेंबली व हाई लेवल, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर केवल दो ही लैंग्वेज आई थी उस टाइम, और वो थी कोबोल और फोर्टन। यानी कि असेंबली व हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन हाई लेवल के अंदर कोबोल और फोर्टन दो ही लैंग्वेज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज में ली जाती थी। इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर का नाम है यूनिवेक 1108 और हॉनेवेल 400 इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर का नाम है। तो ये है अपनी सेकंड जनरेशन। एक बार फिर से देखते हैं। सेकंड जनरेशन की अवधि 1955 से 1965 के बीच मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य अवयव के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1948 में विलियम शोकले व जॉन बर्डिन नामक वैज्ञानिकों ने किया था, और ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार कुछ हद तक छोटा हुआ था और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज हुई थी। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा के रूप में असेंबली प्लस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर केवल दो ही लैंग्वेज आई थी, एक कोबोल और दूसरी थी फोर्टन। तो हाई लेवल और असेंबली दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ये लैंग्वेज के बारे में मैं आपको जब लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है वो आगे चलकर दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है मशीनी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, और एक तीसरी होती है अलग से होती है, वो होती है अपनी हाई लेवल लैंग्वेज।
तो ये टॉपिक अपन लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर यूनिवेक 1108 और हॉनेवेल 400 है, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अपनी तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या खासियत थी, किस पुर्जे का यूज होता था। देखो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की अवधि है वो 1965 से लेकर 1975 यानी 65 टू 75 के बीच बने कंप्यूटरों को तीसरी पीढ़ी में रखा गया था। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में आईसी, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। आईसी होती है ये एक सिलिकॉन धातु की बनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि आईसी बनी होती है कौन सी धातु की, सिलिकॉन धातु की बनी होती है, जिसमें रजिस्टर व सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। देखने में आईसी इस प्रकार की दिखाई देती है, ये देखो आईसी दिखाई देती है, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, आईसी, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि एक सिलिकॉन धातु की बनी छोटी चिप होती है। आईसी के प्रयोग के कारण तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार इतना छोटा हो गया था कि इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता था। यानी कि आईसी के प्रयोग के कारण तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर बन गए थे। पोर्टेबल का अर्थ होता है कि वे कंप्यूटर जिनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ ले जाया जा सकता है। तो वहां पर उतर आएगा थर्ड जनरेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स से फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये आकार में इतने बड़े होते थे कि इनको जहां बना दिया जाता था ये वहीं पे स्थित रहते थे, इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया नहीं जा सकता था। लेकिन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया और आईसी के प्रयोग के कारण इनका आकार इतना छोटा हो गया था कि इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता था, ठीक है। तो ध्यान में रखना तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर बन गए थे। आईसी का आविष्कार सन 1970 में किया गया था, किसके द्वारा, जैक किल्बी, यानी जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक ने सन 1970 में आईसी का आविष्कार किया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप आपको मैं बता दूं, आपको ये तो देखा हुआ होगा, आपका अपना जो पहले वीडियो रिकॉर्डर की जो टेप की कैसेट आती थी उसके अंदर जो रील आती थी कैसेट के अंदर, वो एक मैग्नेटिक टेप ही होती थी। मैग्नेटिक टेप अपन उसको जो अपना फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी के अंदर जो टेप होती है प्लास्टिक की बनी होती है जिसपे मैग्नेटिक धातु यानी कि चुंबकीय पदार्थ का लेपन किया होता है, वो भी एक मैग्नेटिक टेप होती है। ये सर्पिल आकार की होती है, वो लंबाकार आकार की होती है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप, या अपन इसको यहाँ पे ऑप्शन में यदि दे दे तो अपनी वो भी फ्लॉपी डिस्क भी आ सकती है, यानी फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक टेप का ही एग्जाम्पल होता है। तो तीसरी पीढ़ी में इसका यूज किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पूर्णतया हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में लैंग्वेज के रूप में पूर्णतया हाई लेवल लैंग्वेज बन गई थी, उनका यूज किया जाता था। तीसरी पीढ़ी का जो मुख्य कंप्यूटर का नाम है उसका नाम है CDC 1700 और CDC 66, यानी CDC 66 इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर का नाम है। तो ये है अपनी तीसरी पीढ़ी। एक बार दोबारा से देखना कि तीसरी पीढ़ी है वो 1965 से लेकर 1975 तक, यानी कि 65 से लेकर 75 तक के बने कंप्यूटरों को तीसरी पीढ़ी में रखा गया। तीसरी पीढ़ी में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, आईसी, और आईसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और आईसी का आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1970 में किया था। आईसी दिखने में ऐसी दिखाई देती है। आईसी होती है ये एक सिलिकॉन धातु की बनी छोटी चिप होती है। आईसी के प्रयोग के कारण तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का आकार बहुत छोटा हो गया था और
इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज हुई थी। आईसी के प्रयोग के कारण ही तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जाने लगा था, क्योंकि इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप्स का यूज होता था या और लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। मुख्य कंप्यूटर है CDC 17 और CD66, इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर। तो ये होगी अपनी 3 पीढ़ियाँ कंप्लीट। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन यानी 4th पीढ़ी की तरफ, कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी, जिसकी अवधि है 1975 से 1988, यानी कि 75 से लेकर 88 तक की अवधि में बने कंप्यूटरों को चौथी पीढ़ी में रखा गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है? 1975 से 1988। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में VLSI, जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था। VLSI को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। VLSI को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में इंटेल कंपनी ने बनाया था। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने सन 1971 में बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रथम VLSI का क्या नाम है, तो उत्तर आएगा 4004। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था? 1971 में बनाया था। देखो VLSI जो माइक्रो प्रोसेसर है वो दिखने में ऐसा दिखाई देता था, जो आपको ये दिखाई देता है VLSI, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। यानी आज के कंप्यूटर में भी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ये चौथी पीढ़ी से चलता आ रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता था, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से चलता आ रहा है। इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर है IBM PC और एप्पल सेकंड। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, और एप्पल सेकंड, ये दोनों ही चौथी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर के नाम हैं। देखो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर या VLSI का प्रयोग किया जाता था, और वे कंप्यूटर जिनमें मुख्य तत्व के रूप में, मुख्य डिवाइस के रूप में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो कि अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर आएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें मुख्य तत्व के रूप में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होगी अपनी चौथी पीढ़ी। एक बार दोबारा से देखते हैं। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की अवधि 1975 से लेकर 1988। इसके अंदर डिवाइस, मुख्य डिवाइस थी VLSI, जिसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, और VLSI को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता था। माइक्रो प्रोसेसर, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर सन 1971 में इंटेल कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004, और इसमें मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का और लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, और इसके अंदर मुख्य कंप्यूटर था IBM PC और एप्पल सेकंड। तो ये होगी अपनी चौथी पीढ़ी कंप्लीट। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की ओर, जो है 5th जनरेशन, जो कि अभी एक प्रोसेसिंग अवस्था में है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अवधि है वो 1988 से लेकर अब तक मानी जाती है। यानी आज भी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1988 से अब तक मानी जाती है। यानी आज भी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी है वो एक प्रोसेसिंग अवस्था में है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में ULSI, जिसका पुराना, ये भी एक प्रोसेसर ही है। जैसे VLSI एक प्रोसेसर है, उसी तरह ULSI यानी प्रोसेसर की नेक्स्ट स्टेप है, ये उससे तेज गति का प्रोसेसर है। ये इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो देखने में ULSI ऐसा होता है, प्रोसेसर का ही एक नेक्स्ट टाइप है ये VLSI का अगला, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड VLSI से बहुत गुना अधिक है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग होता था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता था और भाषा के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि अभी प्रोसेसिंग अवस्था में है। और इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर माना जाता है पेंटियम और परम। पेंटियम और परम दोनों ही पांचवी पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स एग्जाम में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी पीढ़ी की देन है, तो उसका उत्तर आएगा पांचवी पीढ़ी। उसका उत्तर आएगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की देन है। पांचवी पीढ़ी के अभी प्रोसेसिंग अवस्था में यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर्स का विकास किया जा रहा है जिनमें कंप्यूटिंग की हाई कैपेसिटी के साथ साथ यानी कि उच्च गणना के साथ साथ मनुष्य जैसे सोचने, समझने व सेल्फ डिसीजन लेने जैसी शक्तियों का विकास किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होंगे वो होंगे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। देखो मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की परिभाषा बताई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे यूजर को सौंप देती है। आपने कई बुक्स के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं तो इसको स्वचालित ऑटोमेशन नहीं मानता, क्योंकि कंप्यूटर उतना ही कार्य करता है जितनी कमांड अपन उसको देते हैं। तो स्वचालित कैसे हो सकता है? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग चल रही है कि कंप्यूटर अपने आप कार्य करे, मनुष्य जैसे वो सोच सके, वो समझ सके और खुद डिसीजन ले सके। ऐसे कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो ध्यान में रखना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की देन है। तो ये थे अपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। समझ में आया या नहीं आया वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना फ्रेंड्स। उसके बाद में अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। तो मैंने जो मोस्ट क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ कि 100% एक क्वेश्चन तो है ही है, आ सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। तो ये मोस्ट टॉपिक है अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, इसको अवश्य ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। कल कुछ बच्चों की जो कमेंट आई थी मैसेंजर पर मेरे पास कि सर वो मज्जो को नहीं आ रहे हो, तो बाया मज्जो लेबा को टाइम में गयो अभी है को नहीं और आओगे तो बहुत दिन अफान निकालना पड़ेगा। एक बार क्यों तो अफान वो कोरोना मार दिए ही और नई कठिन लाशियाँ तो अफान भैया और वो जैसा तो मज्जो बाद में लेना है। एक बार स्टडी करो, एग्ज़ाम सर पे जुलाई के अंदर राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम करवाएगी, तो अपनी स्टडी है वो रेगुलर रखो। अगला जो टॉपिक आ रहा है अपना कंप्यूटर का वो आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। कितने भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है, किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, कौन कौन से कंप्यूटर कैसे कैसे कार्य करते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर। ये है अपना कंप्यूटर का तीसरा टॉपिक। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर को 2 प्रकारों से डिवाइड किया गया है, 2 प्रकारों से बांटा गया है। एक तो कंप्यूटर को वर्क एंड पर्पज यानी कार्य व उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है। दूसरा कंप्यूटर को टाइप्स के आधार पर बांटा गया है, साइज के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्क एंड पर्पज यानी कार्य व उद्देश्य के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर कैसे कैसे कार्य करता है, किस डेटा पर कार्य करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि
वर्क एंड पर्पज या कार्य व उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो अपना संपूर्ण कार्य डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं 0 और 1। आपने भी सुना होगा कि कंप्यूटर अपने द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर 0 और 1 यानी या तो उसको वो 0 में लेता है या वो 1 में लेता है, जिसको मशीनी भाषा बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अपना संपूर्ण कार्य डिजिट्स के आधार पर ही करते हैं, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे अपन अपने घर में जो कंप्यूटर हैं, अपने ऑफिस में जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर सेंटर्स में जो कंप्यूटर आप देखते हो वो सब कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? वो एक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और इसी डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर आगे चलकर अपन 4 भागों में बांटेंगे। ये हैं वो, इसके बारे में आगे अपन बातें करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं दूसरा जो कार्य एंड उद्देश्य यानी वर्क एंड पर्पज के आधार पर कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कि भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, वायु, ध्वनि तथा विद्युत प्रवाह जैसे संकेतों पर कार्य करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। यानी वे कंप्यूटर जो कि भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, वायु, ध्वनि तथा विद्युत प्रवाह जैसे संकेतों पर कार्य करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कि पेट्रोल पंप की जो मशीनरी होती है जो पेट्रोल को मापने का कार्य करती हैं, वो मशीन कौन से प्रकार के कंप्यूटर में आती है? तो उसका उत्तर आएगा स्टूडेंट्स एनालॉग कंप्यूटर। यानी वो कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। अपन बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं तो वहाँ पे वायुदाब, तापमान मापने की जो मशीनें लगी होती हैं वे भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। पेट्रोल पंप की मशीनरी भी एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। या अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगे होते हैं जो विद्युत की प्रवाह को मापते हैं, उससे भी एक एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। या अपनी गाड़ियों में जो किलोमीटर मापने की घड़ियां लगी होती हैं वो भी एनालॉग कंप्यूटर के अंदर ही आती हैं। तो वे कंप्यूटर जो कि भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं जैसे ताप है, दाब है, वायु है, ध्वनि है तथा विद्युत प्रवाह है आदि संकेतों पर जो कार्य करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा अपन पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, इसके अंदर इन दोनों कंप्यूटरों के गुण समाहित कर दिए गए हैं। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर व एनालॉग कंप्यूटर दोनों कंप्यूटरों के गुण समाहित कर दिए गए। अर्थात वे कंप्यूटर जो कि डिजिट्स के साथ साथ भौतिक राशियों पर भी कार्य करते हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो अपने सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं ये दोनों पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। या फिर अपने जो हॉस्पिटल के अंदर जो अपनी हर्ट्स बीट मापने का अपने कंप्यूटर के अंदर हर्ट्स बीट मापी जाती है, देखा होगा आपने, वो एक हाइब्रिड प्रकार का ही कंप्यूटर होता है। तो ये होते हैं अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वर्क एंड पर्पज, वर्क पर्पज के आधार पर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्रयास यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जितना लाइक भाई आप हमारे सामने नहीं हो ऑनलाइन के अंदर, जब सामने होते हो तो हम आपके हाव भाव से पता कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के कितना क्या समझ में आ रहा है। आपके फेस की जो फीलिंग्स है उसको देख के हम पता कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपकी जो कमेंट्स हैं और आपके जो लाइक हैं वही हमें इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास होते हैं। यदि अच्छा लाइक आएगा, आपका अच्छा कमेंट आएंगे, मतलब कोई क्वेश्चन पुट अप करोगे तो हम और अच्छा पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे और अच्छा नया देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय प्रयास यूट्यूब चैनल। ओके, धन्यवाद।